आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया के 200 से भी ज्यादा ममालिक में बिकने वाली पेप्सी अपने माजी में इस कदर मुश्किलात का शिकार थी कि उसने कई बार अपनी कंपनी कोका कोला को बेचने की कोशिश की। जी हाँ, 1922 से 1933 के दरमियान पेप्सी की माली हालत इतनी बुरी थी कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो इसे कोक के हाथों बेचकर अपनी जान छुड़ा लें, मगर कोक ने हर बार इसे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अगर आज देखें तो पेप्सिको की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पिछले साल 2025 में 93.92 बिलियन डॉलर्स का कारोबार किया, जो कोका कोला कंपनी से तकरीबन दुगना है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेप्सी आज 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स की मालिक है, जिसमें 7 अप, माउंटेन ड्यू, एक्वाफिना, मिरिंडा, स्टिंग, चीटोस और लेज जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक बैंकक्रप्ट कंपनी जो किसी जमाने में मारी मारी फिरती थी, आज पूरी दुनिया पर कैसे छा गई? ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है कैलेब ब्राडम नामी एक शख्स से, जो 1867 में अमेरिका के स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुआ। 1886 में कैलेब ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में दाखिला लिया और बाद में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड चला गया। मगर बदकिस्मती से उसके वालिद को कारोबार में बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कैलेब की यूनिवर्सिटी की फीस देना अब थोड़ा मुश्किल हो गया था। आखिरकार कैलेब को यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस आना पड़ा। कैरोलिना वापस आकर कैलेब ने एक स्कूल टीचर के तौर पर काम करके पैसे जमा करना शुरू किए ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। 2 साल में इतने पैसे जमा हो गए कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी जा सकता था, मगर इस बार कैलेब ने अपना इरादा बदल लिया था। इस बार वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि फार्मासिस्ट बनना चाहता था, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से फार्मासिस्ट की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद 1892 में सिर्फ 25 साल की उम्र में कैलेब ने नॉर्थ कैरोलिना में ब्राडम फार्मेसी के नाम से एक फार्मेसी खोली। उन दिनों ऐसी फार्मेसीज लोगों के मिलने जुलने का बेहतरीन ठिकाना होती थी, जहां बैठने के लिए काउंटर्स बने होते थे और लोग वहां ठंडा ड्रिंक पीते पीते गपशप लगाते थे। उस दौर में तकरीबन हर फार्मेसी में एक सोडा फाउंटेन होता था, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर के अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर्स के सिरप मिलाकर ड्रिंक बनाया जाता था। ऐसा ही एक सेटअप कैलेब ने भी अपनी फार्मेसी के बाहर लगा लिया। देखते ही देखते उसकी फार्मेसी पर लोगों का रश लगने लगा और लोग वहां रोजाना की बुनियाद पर सोडा पीने आने लगे। ठीक उसी साल अटलांटा में कोका कोला कंपनी भी काफी उरूज पर थी। उनका बनाया हुआ कोला ड्रिंक फार्मेसीज के सोडा काउंटर्स पर काफी बिक रहा था। जब कैलेब ने पहली बार कोका कोला का ड्रिंक चखा तो वो इससे बहुत मुतासिर हुआ और वो समझ गया कि इस ड्रिंक का फ्यूचर काफी बड़ा है। कैलेब ने सोचा कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही ड्रिंक बनाएगा, मगर बतौर फार्मासिस्ट वो एक ऐसी ड्रिंक बनाना चाहता था जिसका जायका तो बिल्कुल कोका कोला जैसा हो, मगर साथ ही साथ वो खाना हजम करने में भी मदद करे। उसने एक फार्मूला तैयार करके एक ड्रिंक बनाया और ये ड्रिंक अपनी फार्मेसी के काउंटर पर लोगों को पिलाना शुरू किया। लोगों ने इस ड्रिंक का नाम कैलेब ब्राडम के नाम पर ब्राड्स ड्रिंक रखा। अगले 5 साल तक लोग सिर्फ इसके जायके की वजह से इसको शौक से पीते रहे। जब लोगों ने बहुत तारीफ की तो कैलेब का हौसला बढ़ा और वो इसको अपने इलाके से बाहर भी सप्लाई करने का सोचने लगा। उस दौर में कोला ड्रिंक्स बहुत तेजी से कामयाब हो रही थी। कैलेब को पता था कि मार्केट में कोला ड्रिंक्स की बहुत डिमांड है। 1898 में उसने इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रख दिया। पेप्सी दरअसल एक यूनानी लफ्ज पेप्सिस से निकला है, जिसका मतलब होता है हाजमा। कैलेब अभी भी इसके सेहत वाले पहलू पर काफी फोकस कर रहा था, मगर लोग सिर्फ इसको इसके जायके की वजह से पसंद कर रहे थे। जल्द ही वो पूरे मुल्क के सोडा फाउंटेन्स के लिए बड़े बड़े ड्रम सप्लाई करने लगा। 1930 में उसने अपनी फार्मेसी बंद कर दी ताकि पूरा फोकस पेप्सी के बिजनेस पर कर सके और ऑफिशियली पेप्सी कोला कंपनी रजिस्टर भी करवाई। पहले ही साल उसने 8,000 गैलन बेचे
कैलेब जो कमाता उसे अखबारात में इश्तिहारात देने में लगा देता। इसका नतीजा ये हुआ कि 1904 में सेल्स दुगनी से भी ज्यादा होकर 20,000 गैलन तक पहुंच गई। कैलेब ने इतनी तरक्की की कि उसने एक बड़ी फैक्ट्री खोल ली और 1910 तक पेप्सी के पास 250 फैक्ट्रीज थीं और अब पेप्सी कोला के एसेट्स $1 मिलियन से भी ऊपर जा चुके थे। इस वक्त तक कैलेब काफी अमीर और कामयाब हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। इस दौरान कैलेब के साथ वो हुआ जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया था। हुआ यूं कि जंग के दौरान चीनी पर सख्त कंट्रोल लग गया और चीनी की कीमत अचानक आसमान पर चली गई। कैलेब ने सोचा कि चीनी की कीमत अभी और बढ़ेगी, इसलिए उसने कंपनी का बहुत सारा पैसा चीनी का बड़ा स्टॉक खरीदने में लगा दिया। उसका प्लान था कि जब चीनी मजीद महंगी होगी तो उसके पास सस्ती चीनी का अच्छा खासा स्टॉक होगा, मगर कैलेब का यह अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। कैलेब के चीनी खरीदने के थोड़े ही वक्त के बाद चीनी की कीमत अचानक मामूल से भी कम हो गई, यानी जंग से पहले जो चीनी की असल कीमत थी उससे भी कम। कैलेब ने चीनी पर इतना पैसा खर्च कर दिया जितनी कंपनी की कमाई भी नहीं थी और अब मार्केट में उस खरीदी हुई चीनी की कोई कीमत नहीं थी कि कैलेब उसे बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सके। कैलेब का सारा पैसा डूब गया। इस वार के दौरान पेप्सी की 250 फैक्ट्रीज में से सिर्फ 2 फैक्ट्रीज बची थीं जो पेप्सी बना सकती थीं, जिसकी वजह से सेल्स बुरी तरह तबाह हो गई। आखिरकार मामलात हाथ से निकल गए और 1920 में पेप्सी कोला ने बैंकरप्ट होने का ऐलान कर दिया। 1923 में क्रेवन होल्डन कॉरपोरेशन ने इसे सिर्फ 30 से $35,000 देकर खरीदा। यानी 1910 तक जिस कंपनी की एसेट वैल्यू $1 मिलियन से भी ज्यादा थी, कैलेब उसको कोड़ियों के दाम बेचकर खुद वापस अपनी पुरानी फार्मेसी वाली जॉब पे चला गया और 19 फरवरी 1934 में कैलेब की मौत हो गई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ कुछ सवाल हैं। कैलेब से पेप्सी खरीदने वाले नए मालिकान ने आखिर क्यों इतनी बुरी हालत में पेप्सी को खरीदा, और आज जो पेप्सी इतनी कामयाब है, क्या ये इन्हीं मालिकान की मेहनत से है या पेप्सी को इसके बाद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैप्टर 2 का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।